Good morning. Good morning. Good morning. Very good morning. Very, very good morning. Very good morning. राधे राधे। आज हमारा रिलेशन का सेट्स एंड रिलेशन का लास्ट दिन है। आज ये पूरी हो जाएगी। आज हम इसको निपटा डालेंगे और फिर रिवीजन क्लास हो जाएगी इसकी। एक दो रिवीजन क्लास हो जाएगी तो सारा रिवाइज भी हो जाएगा, साथ में ये भी हो जाएगा। ये तो हो ही गया। आज लास्ट क्लास है। टोटल 11 क्लासेस इसमें खर्च हुई है। और PYQ की क्लास जो है ना, इसके ऊपर सेट्स एंड रिलेशन के PYQ की क्लास मैंने करवाई हुई है, वो मैं अपलोड कर दूंगा रिकॉर्डेड। तो उसको आप एक बार और देख लेना कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पेपर में अब तक आए हुए हैं और कैसे उनको सॉल्व करना है, वो मैं इसका अलग से डाल दूंगा। फिर इसका एक टेस्ट जो है सेट्स एंड रिलेशन का, वो एक टेस्ट डाल दूंगा। जब आप ये क्लासें पूरी कर लें और रिवीजन पूरा कर लें और PYQ पूरा कर लें, प्रैक्टिस शीट पूरी कर लें, उसके बाद आप एक टेस्ट दे दीजिएगा ताकि नंबरों का भी पता चल जाए। ठीक है, बढ़ जाए आगे। आ जाओ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आ जाओ। राधे 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 राधे। कल फिर आएंगे, कल फिर मिलेंगे। आ जाओ, कर दूं शुरू फिर फटाफट। आज इसको करते हैं, फिर वेक्टर शुरू करेंगे। मंडे से वेक्टर शुरू करेंगे। मंडे से वेक्टर शुरू करेंगे क्योंकि उधर वेक्टर शुरू कर देंगे और कॉलेज में वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट कर देंगे। वेक्टर और वेक्टर कैलकुलस दोनों का बेहतर संजोग बन जाएगा, क्योंकि अभी न्यूमेरिकल एनालिसिस चल रही है तो उसको एक दो दिन और लग जाएंगे। इधर तो इतने में थोड़ा वेक्टर का बेसिक हो जाएगा, तो फिर वेक्टर कैलकुलस उसके साथ अटैच हो जाएगी। तो वेक्टर एंड वेक्टर कैलकुलस दोनों हम लोग कर लेंगे। कर दे शुरू। तो आ जाओ। नहीं, अभी पढ़ो पहले। टेस्ट पहले आप पढ़ो। पहले आप लोग एक बार रिवीजन करो अच्छे से, है ना। फिर आप लोग क्या होता है, रिवीजन पहले आप अच्छे से करेंगे नहीं, फिर आप टेस्ट देंगे, फिर नंबर कम आएंगे, बोले सर नंबर कम आ गए। तो बिना तैयारी के टेस्ट दोगे तो नंबर कम आने ही है। चलो आ जाओ। तो क्या है, पहले मैं सवाल सुन के पढ़ के बताता हूँ एक बार। जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम है पहले सुन लो। जिनको इंग्लिश आती है, जो इंग्लिश मीडियम से है, उनके लिए तो ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एल के अंदर आपके क्लब के कार्ड है। क्लब मतलब चीड़ी के कार्ड। इसमें चीड़ी के पत्ते हैं। एल समुच्चय में क्या है कि जो आपकी गड्डी होती है, द पैक ऑफ कार्ड, जो गड्डी होती है, उस गड्डी में जो चीड़ी के पत्ते होते हैं, जो गड्डी में चीड़ी के पत्ते होते हैं, ताश की गड्डी में, उस ताश की गड्डी में से चीड़ी के पत्तों का समुच्चय बना लीजिए, वो है एल। और एम कौन है? एम है आपका जो पासा होता है, उस पासे में जो फेस होते हैं, है ना, जो फलक होते हैं, पासे के फलक, पासे के फलकों पे जो नंबर आते हैं, उनका समुच्चय एम है। ये आपका एम समुच्चय है और वो आपका एल समुच्चय है। पासे के फलक पे जो अंक आते हैं उनसे एम समुच्चय बना है, और ताश की गड्डी में जो चीड़ी के पत्ते हैं उनसे आपका एल समुच्चय बना है। तो ये हो गया एल, ये हो गया एम। ठीक है। अब आपको बताना है कि अगर इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट किया जाए, एल क्रॉस एम किया जाए, तो कितने अवयव आएंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन एल क्रॉस एम, कितने अवयव आएंगे। तो पहले एल में कितने अवयव होंगे। एल में चीड़ी के पत्ते कितने होते हैं। चीड़ी के पत्ते 13 होते हैं, है ना। चीड़ी के पत्ते 13 होते हैं। चीड़ी का इक्का, चीड़ी का 2, चीड़ी का 3 से लेकर चीड़ी के राजा तक टोटल 13 पत्ते हो गए। और एम, एम में क्या है, पासे के ऊपर आने वाला अंक, तो पासे पे 6 अंक आते हैं, ये 6 हो गए। तो एल हो गया 13, एम हो गया 6। तो एन एल क्रॉस एम कितना होगा। काटते गुणन में कितने जोड़े बनेंगे। तो एल में कितने अवयव हैं गुणा एम में कितने अवयव हैं, इनके अवयवों की संख्या की गुणा 13 गुणा 6 78 होगी, यानी कुल 78 जोड़े बनने वाले हैं। तो आंसर हो गया 3, बिल्कुल 78 जोड़े बनेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला,
अगर ए तथा बी दो समुच्चय है, इनमें क्रमशः 2 और 4 अवयव है, ए में 2 अवयव है, बी में 4 अवयव है, ए में 2 अवयव है और बी में 4 अवयव है, ए में 2 अवयव, बी में 4 अवयव। ए में 2 अवयव, बी में 4 अवयव। तो ए क्रॉस बी में उन उपसमुच्चयों की संख्या जिनमें 3 से अधिक अवयव हो। ए क्रॉस बी के वो उपसमुच्चय बताइए जिनमें 3 या 3 से अधिक अवयव हो। अब ध्यान से सुनना बात को, है ना। अब यहां पे ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। ए में 2 अवयव है, बी में 4 अवयव है। ए क्रॉस बी में कितने जोड़े बनेंगे? 6 जोड़े। ए क्रॉस बी में कितने जोड़े बनेंगे? 6। नहीं, ये 2 और 4 8 बनेंगे, सॉरी, ये बन गए 8 जोड़े। अब ए क्रॉस बी में 8 जोड़े बनेंगे। ये होगा। अब वो तो ए में क्या अवयव होंगे, बी में क्या अवयव होंगे, उसके हिसाब से 8 जोड़े बन जाएंगे। अब ये क्या कह रहा है कि ए क्रॉस बी के वो उपसमुच्चय बताइए, केवल वही उपसमुच्चय बताइए जिसमें या तो 3 अवयव हो या 3 से अधिक हो, या तो 3 अवयव हो या 3 से अधिक हो। एक याद होगा कि जब मैं पढ़ा रहा था तब मैं आपको बता रहा था कि टोटल अगर बनाने हो, टोटल बनाने हो तो 2 की पावर n होते हैं। टोटल उपसमुच्चय बनाने हैं, कुल उपसमुच्चय बनाने हैं तो 2 की पावर n होते हैं। लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर बनाने हैं, कोई पर्टिकुलर मतलब बिना कोई अवयव लिए बनाना है तो NC0, एक अवयव लेके बनाना है NC1, 2 अवयव लेके बनाने हैं NC2, 3 अवयव लेके बनाने हैं NC3। तो जितने अवयव लेकर आपको बनाने, R अवयव लेकर, अगर आपको R अवयव लेकर उपसमुच्चय बनाना है, उपसमुच्चयों की संख्या बराबर NCR। एनसीआर फॉर्मूला कैसे काम करता है कि अगर आपके पास ए क्रॉस बी में जो भी समुच्चय आपका, ये ए क्रॉस बी की उपसमुच्चय की बात कर रहे हैं अपन, कोई भी समुच्चय उसमें एन अवयव है और आपको आर अवयव लेकर उपसमुच्चय बनाने हैं, तो कितने उपसमुच्चय बनेंगे? एनसीआर। अगर सारे ही बनाने हैं, आपको ये नहीं करना है कि एक वाला बनाना है, 2 वाला बनाना है, सारे बनाने, अगर पर्टिकुलर कुछ नहीं बनाना, सारे बनाने हैं तो 2 टू द पावर n। कुल बनाने हैं तो 2 की पावर n। टोटल सारे बना दो, 1 वाले, 2 वाले, 3 वाले सारे बना दो, 2 टू द पावर n। लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर बनाने, बोले मुझे 3 अवयव के उपसमुच्चय बनाने या 4 के बनाने, तो फिर एनसीआर। अभी फिलहाल हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें 3 या 3 से अधिक अवयव वाले बनाने, 3 या 3 से अधिक अवयव, ऐसे उपसमुच्चय बनाओ जिनमें या तो 3 अवयव हो या 3 से ज्यादा हो, 3 या 3 से अधिक अवयव वाले उपसमुच्चय। तो वो हो जाएंगे पहले 3 वाले, ये हो गए 3-3 वाले, फिर 4-4 वाले, फिर 5-5 वाले, एंड सो ऑन NCN, n में से n लेकर। ठीक है, n कितना है हमारा इस क्वेश्चन के लिए? n कितना है? 8। तो ये हो गया 8C3 प्लस 8C4 प्लस 8C5 डैश डैश 8C8। अब ये थोड़ा लंबा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम एक चीज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए कि इसमें 8C0 जोड़ दिया, 8C1 जोड़ दिया, 8C2 जोड़ दिया, और बाकी तो ये है सो है ही, इसको रहने ही दो ताकि ये लगातार हो जाए, ताकि ये लगातार हो जाए। अब जितना जोड़ा है उतना लास्ट में घटा भी देंगे ताकि गणित भी बराबर बनी रहे। जितना जोड़ा है उतना घटा भी देंगे, 8C0, 8C1, 8C2, जितना जोड़ा है उतना घटा दिया बराबर में। अच्छा, ऐसा करने का फायदा क्या हुआ? ऐसा करने का फायदा ये हुआ कि ये लगातार हो गया, और लगातार होते ही हमें पता है ये 2 की पावर n होता है।
ठीक है, लगातार होते ही ये 2 टू द पावर n हो जाता है, तो ये 2 की पावर 8 हो गया, और फिर इनको घटा देंगे। 8c0, nc0 का मान हमेशा 1 होता है, 8c1 का मान 8 हो गया, 8c2 हो गया, 8 2 7 56, 56/2 ये 28 हो गया, तो ये 2 की पावर 8 हो गया आपका 256। ये आपका आंसर आ गया। जी आंसर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है, इस हुआ क्या, इस फॉर्मूले में क्या हुआ है, इस फॉर्मूले में क्या हुआ है। इस फॉर्मूले में ये होता है कि अगर आप उपसमुच्चय बनाते हैं, याद करिए जब आप उपसमुच्चय बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, पहले आप कुछ नहीं लेके बनाते हैं, फिर आप एक एक ले लेकर बनाते हैं, फिर दो दो ले लेकर बनाते हैं, फिर तीन तीन ले लेकर बनाते हैं। तो ये एक एक ले लेकर कितने बनेंगे, एक एक अवयव वाले कितने उपसमुच्चय बनेंगे, दो दो वाले कितने बनेंगे, तीन तीन वाले कितने बनेंगे। इसका फॉर्मूला है एनसीआर। एक एक अवयव के कितने उपसमुच्चय बनेंगे, एनसीआर, NC1, दो दो के कितने बनेंगे, NC2, तीन तीन के कितने, NC3, चार चार के NC4। तो जो भी आपको पर्टिकुलर अवयव के निकालने हैं, एक एक अवयव वाले कितने उपसमुच्चय, दो दो वाले कितने हैं, तीन तीन वाले कितने, तो आप इससे आराम से निकाल सकते हैं। बात समझ में आई? चलो इसे एक बार मैं पीछे लेके चलता हूं, वहां पे एक एग्जांपल से हम इसको समझ लेते हैं। देखो ये कोई समुच्चय है 1 2 3, इसके जब आप उपसमुच्चय बनाओगे तो एक बनेगा खाली बिना अवयव लिए, एक एक अवयव के 3 बनेंगे, फिर दो दो अवयव वाले बनाओगे, दो दो अवयव वाले भी 3 बनेंगे, फिर तीन तीन अवयव वाले बनाओगे, बस यही मेरा सवाल है जिसका भी हम आंसर दे रहे थे कि हमें पता कैसे चलेगा कि एक एक अवयव वाले, बिना अवयव वाले कितने होंगे। जैसे इस केस में बिना अवयव वाला 1 है, एक एक अवयव वाले 3 है, दो दो अवयव वाले भी 3 है, और तीन तीन अवयव वाला सिर्फ 1 है। तो ये इस केस में तो पता चल गया 3 वाले केस में, लेकिन हमें हर केस में कैसे पता चलेगा, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है किसी केस में पता करने का। आपके ए में कितने अवयव है, n, तो एक एक अवयव वाले कितने, 0 अवयव वाले कितने होंगे, फॉर्मूला है एनसीआर, आर का मान रखते जाओ, इसके लिए आर का मान 0, एक एक वालों के लिए आर का मान 1, दो दो वालों के लिए आर का मान 2, तीन तीन वालों के लिए आर का मान 3। ये तरीका होता है। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि एक एक वाले कितने उपसमुच्चय बनेंगे, दो दो वाले कितने बनेंगे, तीन तीन वाले कितने बनेंगे, चार चार वाले, तीन तीन अवयव लेकर कितने बनेंगे, दो दो अवयव लेकर कितने बनेंगे, एक एक अवयव लेकर कितने बनेंगे, और बिना कोई अवयव लिए कितने बनेंगे। समझ गए? तो आर अवयव लेकर अगर उपसमुच्चय बनाने हो, किसी समुच्चय में से आर अवयव लेकर उपसमुच्चय बनाने हो तो कितने उपसमुच्चय बनेंगे, एनसीआर। अभी क्वेश्चन क्या था कि ए क्रॉस बी में 3 या 3 से अधिक अवयव लेकर कितने उपसमुच्चय बन सकते हैं। तो ए क्रॉस बी में अवयव निकाल लिए, फिर 3 वाले, 4 वाले, 5 वाले, 6 वाले, 7 वाले, 8 वाले, सारे निकाल के जोड़ दो। ठीक है, अगला सवाल, अगर आर और एस दो तुल्यता संबंध हो, आर और एस दो तुल्यता संबंध है, कोई समुच्चय ए, उस पर दो तुल्यता संबंध बनाए हुए हैं। ये बड़ा प्यारा सवाल है, इसको याद रख लेना। और ये वैसे आप लोग ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी ये सब पढ़ते हैं तो ये बात तो आपको याद ही होगी कि दो चीजें अगर कोई भी एक रिलेशन में है, कोई भी एक चीज है, तो उनका इंटरसेक्शन भी उसी रिलेशन में आता है। अगर दो चीजें किसी रिलेशन में है तो उनका इंटरसेक्शन, उनका कॉमन भी उसी रिलेशन में आता है। जैसे दो सब ग्रुप है तो उनका इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होगा, दो रिंग है तो उनका इंटरसेक्शन भी रिंग होगा।
है ना, दो सब स्पेस है तो उनका इंटरसेक्शन भी सब स्पेस होगा, दो गुंजावलियां हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी गुंजावली होगा। तो इंटरसेक्शन हमेशा उसी रंग में रंगता है जिस रंग में वो खुद होता है। तो आर किस में है? तुल्यता है। एस किस में है? तुल्यता है। तो आर इंटरसेक्शन एस भी क्या होगा? तुल्यता संबंध होगा, वो भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अगर आर और एस इक्विवेलेंस रिलेशन है तो उनका इंटरसेक्शन भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। आर यूनियन एस कोई गारंटी नहीं, कभी होता है कभी नहीं होता। आर यूनियन एस जो है ना वो कभी तो होता है कभी नहीं होता, इसका मतलब भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसे ही आर माइनस एस कभी होता है कभी नहीं होता है, लेकिन इंटरसेक्शन हमेशा होता है, इंटरसेक्शन हमेशा होता है। ठीक है, चलो इसमें कुछ नहीं किया, यही किया मैंने कि भाई टोटल 8 अवयव थे, ए क्रॉस बी में 8 अवयव थे, तो 8 अवयव में क्वेश्चन ने कहा या 3 से अधिक अवयव लेकर उप समुच्चय बनाओ। तो पहले 3 अवयव लेकर उप समुच्चय बनाए NC3, फिर 4 अवयव लेकर, फिर 5 अवयव लेकर, फिर 6 7 लेकर 8 तक, ये हो गया। फिर इनको जोड़ दिया, फिर एक एक्स्ट्रा कुछ पद इसमें जोड़ दिए, कुछ घटा दिए, ताकि ये चाहता तो मैं यहां से भी सॉल्व कर सकता था लेकिन बहुत लंबा होता, तो इसलिए कुछ पद जोड़ दिए और कुछ पद घटा दिए, कुछ पद जोड़ दिए गए और कुछ पद घटा दिए, ताकि ये 2 की पावर 8 बन जाए और ये थोड़े से पद है जिसको मैं मुंह जबानी सॉल्व कर पाऊंगा। ये मैंने सॉल्व कर लिया, तो ये आर इंटरसेक्शन एस हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या कह रहा है? आर वास्तविक संख्या रेखा है, ठीक है, आर रियल नंबर है, आर क्रॉस आर पर दो समुच्चय एस और टी बनाए गए, ये आपके सामने है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या कहानी है, न तो एस न ही टी दोनों तुल्यता संबंध नहीं है, एस और टी दोनों तुल्यता संबंध है, एस और आर तुल्यता संबंध है लेकिन टी नहीं है। आर कहां है भाई? आर कहां है? अच्छा, आर पर तुल्यता संबंध है, एस आर पर तुल्यता संबंध है, टी नहीं है। अच्छा, 4 ऑप्शन ये बना रखे हैं, दोनों तुल्यता नहीं है, दोनों तुल्यता है, एस तुल्यता है, टी नहीं है, या टी तुल्यता है, एस नहीं है। ठीक है, एस और टी दो संबंध है, ये दोनों में से कौन कौन तुल्यता है ये ढूंढना है, कौन कौन तुल्यता है और कौन कौन नहीं है। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं बात करने वाले पे कि क्या तुल्यता होगा। पहले एस पे आ जाओ, एस को देखो, तुल्यता होगा तो समतुल्य होगा, समतुल्य होगा तो सम्मित होगा, सम्मित होगा तो समतुल्य, सम्मित और संक्रामक होगा तो तुल्यता होगा। तो अगर मैं एस को देखूं, एस को देखूं तो एस तो नहीं आ रहा, एस तो समतुल्य नहीं है। एस को अगर मैं देखूं कि भाई एस तुम समतुल्य हो जाओ, क्या ये समतुल्य है? क्या एस समतुल्य है? बोला नहीं, नहीं है। समतुल्य कैसे नहीं है? अगर 2 का 2 के साथ रिलेशन निकालूं, क्या 2 का 2 के साथ रिलेशन है एस में? बोला नहीं, 2 को संतुष्ट नहीं कर रहा, ये समीकरण है। अच्छा, 2 तो ये मुझे लेने नहीं देगा, चलो 2 नहीं लेने देगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि x मुझे मना करेगा कि भैया 2 मत लो, 0 से 2 के बीच में लो। ठीक है, कोई बात नहीं, 0 से 2 के बीच में ले लेता हूं, तो ये ले लिया। 1.1 तो ले सकता हूं? बोला हाँ, तो इसमें 1.1 का भी तो 1.1 के साथ नहीं है, ये लो 1.1 का, तो इसने बंद किया हुआ, इसने कहा 0 से 2 के बीच में लो। कोई बात नहीं, चलो 0 से 2 के बीच में ले लेते हैं, 1.1 ले लिया। 1.1 तो 0 से बीच में है, 1.1 पर 1.1 आना चाहिए, 1.1 पर तो 1.1 नहीं आ रहा, मतलब समतुल्य नहीं है। समतुल्य नहीं है तो बात ही खत्म, तुल्यता भी नहीं हो सकता, तो एस तुल्यता नहीं है। यहीं पे रेस खत्म करते हैं, एस तुल्यता नहीं है, क्योंकि जो समतुल्य ही नहीं है वो तुल्यता भी नहीं हो सकता, तुल्यता नहीं है, बात खत्म। हाँ, तुल्यता अब समतुल्य नहीं है तो बात ही खत्म करते हैं, रेस यहीं खत्म करते हैं, फिर क्यों चेक करें सम्मित, क्यों चेक करें संक्रामक, बात खत्म। अब टी पे आ जाओ, टी एक्स माइनस वाई पूर्णांक है, इसमें रिलेशन है कि x में से y घटाओगे तो हमेशा इंटीजर आना चाहिए, पूर्णांक आना चाहिए। क्या ये जो है समतुल्य है? जवाब है हाँ है। x में से x घटाओगे 0 आएगा, 0 पूर्णांक होता है, पूर्णांक होता है, डन, समतुल्य है, सही है। रिलेशन क्या है? रिलेशन ये है कि x में से y घटाओ तो पूर्णांक आना चाहिए। समतुल्य में खुद में से खुद घटाते हैं, तो खुद में से खुद घटाएंगे तो x में से x घटेगा, पूर्णांक 0 आएगा, 0 पूर्णांक होता है, डन। सम्मित या सम्मित भी है, क्यों? क्योंकि अगर x में से y घटाने पर पूर्णांक आ रहा है
तो y में से x घटाने पर भी तो पूर्णांक ही आएगा, बस वो माइनस का ही तो आएगा तो पूर्णांक ही। अगर x में से y घटाने पर 2 आ रहा था तो y में से x घटाने पर -2 आ जाएगा, आएगा तो पूर्णांक ही। यानी समिति बनी हुई है। बात समझ रहे हो? ये जो टी रिलेशन दिया हुआ है, अगर x का y के साथ रिलेशन है, इसका मतलब है कि x माइनस वाई पूर्णांक है। ठीक है, ये दिया है, ये तो हम लेके चलेंगे, ये तो सत्य है। चेक क्या करना होता है कि y का x के साथ है, ये चेक करना होता है। तो y का x के साथ चेक करो, बताओ आएगा नहीं आएगा पूर्णांक, ये चेक करना है। एक लेके चलना होता है, एक चेक करना होता है, एक लेके चलना होता है, एक चेक करना होता है। ये तो सत्य है, ये लेके चले। अब इस सत्य से क्या ये बताया जा सकता है कि ये भी सत्य है या नहीं है? ये सत्य है, क्या ये सत्य है? बिल्कुल सत्य है। अगर यहाँ पे 5 आ रहा था तो यहाँ -5 आ जाएगा, आएगा तो ये भी पूर्णांक ही। सही बात है, अगर पहले पूर्णांक आ रहा था तो अब भी पूर्णांक ही आएगा, तो ये बात सही है। अब संक्रामकता में आ जाते हैं। संक्रामकता भी इसमें काम करेगी। 2 रिलेशन हमें लेके चलने हैं, तीसरा प्रूफ करना है। 2 लेके चलने हैं, तीसरा प्रूफ करना है। 2 ले लो, एक एक्स वाई का ले लिया, x में से y घटाया, पूर्णांक आ गया। पूर्णांक का नाम रख लेता हूं k1 रख लेता हूं। ठीक है, ये सत्य है। एक और सत्य लो, ये 2 सत्य है, ये लो। अब इन 2 के आधार पर आपको बताना है, ये दोनों सत्य है, ये दोनों आप लेके चलेंगे, ये कंडीशन है, ये सत्य है। अब आपको इन 2 के आधार पे ये बताना है कि क्या ये तीसरा कथन भी सत्य है, x माइनस जेड पूर्णांक होगा या नहीं होगा, इसको चेक करना है, हाँ या ना। तो बोला बिल्कुल है। क्यों है? अगर मैं दोनों को जोड़ देता हूं, ये दोनों सत्य है, सत्य से सत्य की प्राप्ति होती है। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, दोनों सत्यों को जोड़ दूं, तो जोड़ने पर y से y कट जाएगा, यह आ जाएगा k1 प्लस k2। k1 एक पूर्णांक है, k2 एक पूर्णांक है, तो उनका जोड़ भी एक पूर्णांक होगा। तो इसका मतलब बात सत्य है। ठीक है ना? तो ये बात सही है। इसका मतलब S एक तुल्यता नहीं है, लेकिन T है, T है परंतु S नहीं है। अब कुछ नई बातों की बात करते हैं। एक है, 2 चीजें छोटी सी है, हल्की सी डिटेलिंग है, उसको ऐड कर देते हैं। तुल्यता संबंध तो बड़ा फेमस है, वो तो आता ही रहता है। एक बेचारा कम फेमस संबंध भी है जो कभी कभी यदा कदा एंट्री मार जाता है, जिसका नाम है आंशिक क्रम संबंध, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कभी कभी यदा कदा ये बीच में एंट्री मार जाता है। ये बिल्कुल तुल्यता संबंध का ही सगा भाई है ना, उसका ही सगा भाई है। इसमें थोड़ा सा फर्क ये होता है, जैसे तुल्यता में क्या होता है, तुल्यता में समतुल्य, सम्मित, संक्रामक होता है। ये मांगता है समतुल्य, संक्रामक परंतु प्रतिसम्मित। समतुल्य, सम्मित, प्रतिसम्मित और संक्रामक, ये तीनों जब होते हैं तो इसको आंशिक क्रम संबंध कहते हैं। आंशिक क्रम संबंध, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। समतुल्य, वही तुल्यता वाला समतुल्य, इसमें प्लस एक शर्त में अंतर मांगा गया, वो है प्रतिसम्मित। यहां पे सम्मित नहीं बल्कि प्रतिसम्मित चाहिए। ये एंटी है बस, बाकी दोनों गुण वही रखे गए हैं, बाकी दोनों गुण वही रखे गए हैं। अगर आप देखो तो समतुल्य वही तुल्यता वाला है, संक्रामक वही तुल्यता वाला है, लेकिन सम्मिति वाली शर्त को हटाकर प्रतिसम्मित रखा गया, मतलब एंटी रखा गया, सिमेट्री के एंटी रखा गया। मतलब सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, मतलब छोटा बड़ा ही होना चाहिए, सिमेट्री नहीं। अच्छा, छोटा बड़ा मैंने क्यों बोला? क्योंकि छोटे बड़े में होता है कि अगर कोई किसी से बड़ा हो गया
तो फिर वो छोटा नहीं हो सकता, छोटा हो गया तो बड़ा नहीं हो सकता। तो इसमें एंटी सिमेट्री मांगी गई है, एंटी सिमेट्री। और इसका एक अच्छा सा एग्जांपल है, ये लो, बहुत प्यारा सा और बहुत खास एग्जांपल है। अगर x और y में एक संबंध है, संबंध ये है कि x y से बड़ा है या बराबर है। अब इसको ले लो, ये रिलेशन आपका समतुल्य है, ये आपका समतुल्य है, ये आपका संक्रामक है। बड़ा होना संक्रामक होता है, बड़ा होने का संबंध संक्रामक होता है। अगर y से x बड़ा है, x से z बड़ा है, तो y से z बड़ा होगा ही होगा, तो समतुल्य होगा ही होगा, है ना। हर कोई अपने आप के बड़ा तो नहीं होगा, लेकिन बराबर तो होगा, बराबर का चिन्ह भी लग रहा है, बड़ा मत तो बराबर तो है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, चाहे तो बड़ा हो जाए चाहे बराबर हो जाए, तो x x के बड़ा तो नहीं होगा, बराबर तो हो जाएगा। तो ये समतुल्य है, संक्रामक है, लेकिन प्रतिसंबित नहीं है। प्रतिसंबित नहीं है क्यों? क्योंकि अगर x y से बड़ा हो गया तो फिर y x से बड़ा नहीं हो सकता। दोनों में से एक ही बात सच हो सकती है, या तो x y से बड़ा हो या y x से बड़ा हो, एक ही बात सच हो सकती है, दोनों बात सच नहीं हो सकती। ये हमारा ज्यादा क्लोज रिलेशन है हमारे जीवन के साथ। हमारे जीवन में भी एक ही चीज होती है कि अगर कोई चीज बड़ी होगी तो फिर वो छोटी नहीं हो सकती, है ना, छोटी होगी तो फिर वो बड़ी नहीं हो सकती। एक चीज एक रिलेशनशिप में सेट हो जाती है, फिर वो, है ना, हमें पता है कि अगर ये बड़ा भाई है तो ये बड़ा भाई ही है, ये बड़ा ही रहेगा, इस जन्म में ये हमेशा इसका बड़ा ही भाई रहेगा। 20 साल बीत जाओ चाहे 50 साल बीत जाओ, ये बड़ा भाई इसका बड़ा भाई रहेगा। तो ये हमारा है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, आंशिक क्रम संबंध, क्योंकि इसमें सम्मिति नहीं है, इसमें सम्मिति नहीं है, समतुल्य है, समतुल्य है। पहले समतुल्य चेक कर लो, समतुल्य है कैसे कि बराबर का चिन्ह तो लगा हुआ है ना। और इस चिन्ह का क्या मतलब होता है, इस चिन्ह का मतलब वो बड़ा हो तो भी सच है, बराबर हो तो भी सच है। हाँ, छोटा नहीं होना चाहिए, छोटा नहीं चलेगा, बड़ा चल जाएगा, बराबर चल जाएगा। तो x x के बराबर तो होता ही है, x x के बराबर तो होता ही है, इसलिए समतुल्य तो हो गया। प्रतिसम्मित, प्रतिसम्मित ये है, ये सम्मित नहीं है, ये सम्मित नहीं है। 3 2 से बड़ा है लेकिन 2 3 से बड़ा नहीं है, तो प्रतिसम्मित नहीं है। संक्रामक, संक्रामक है। अगर x y से छोटा है, y z से छोटा है, तो x z से छोटा होगा। तो ये एग्जांपल है इसका पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, क्रम, आंशिक क्रम संबंध का। हमारा रियल नंबर इसी पे चलता है। अगर आप हमारे रियल नंबर को देखें, हमारा रियल नंबर इसी से चलता है। हमारे रियल नंबर में हर कोई चीज अपने आप के बराबर होती है, हर कोई चीज अपने आप के बराबर होती है। हर कोई, दो अलग अलग चीजें, एक बड़ी होगी और एक छोटी होगी। नंबर 3, अगर x से बड़ा y है, y से बड़ा z है, तो फिर z x से बड़ा होगा। तो हमारा रियल नंबर इसी नियम को फॉलो करता है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन को हमारा रियल नंबर फॉलो करता है। हमारी जो रियल लाइन है वो इन नियमों को मानती है। एक्चुअली में वो उसको नहीं मानती, तुल्यता को नहीं मानती, वो इसको मानती है, समतुल्य, प्रतिसम्मित, संक्रामक। और अभी मैंने और भी बताया कि हमारा जो खुद का रिलेशनशिप होता है, हमारे परिवार में जो बच्चों का रिलेशनशिप होता है, वो भी इसी को मानता है। उसमें भी अगर एक बड़ा भाई है तो वो बड़ा ही रहेगा। अगर हम कह दें कि राम लक्ष्मण से बड़ा है और फिर उल्टा कह दें कि उल्टा भी सत्य है, लक्ष्मण राम से बड़े हैं, तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि एक बड़ा हो गया तो फिर बड़ा हो गया, फिर वो बड़ा ही रहेगा। तो एक्चुअल में प्रतिसम्मित ही काम करता है, कुछ चीजों में प्रतिसम्मित ही बेस्ट है। इसका मतलब तुल्यता से पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ज्यादा बेस्ट है कई रिलेशन में, और कई रिलेशन में आपका तुल्यता संबंध काम करता है। तो ये जुड़वा भाई है और बहुत उपयोगी भी है, लेकिन बेचारे की कद्र कम है इसकी, है ना, इसकी कद्र कम होती है। ठीक है, हफ्ते में यार मेरी क्लास था, इरादा था 5 दिन क्लास लगाने का, 5 डे वीक रखने का इरादा था कि 5 डे वीक रहे, 2 दिन छुट्टी रहे, या सैटरडे को हम कोई और क्लासेस लगाएं, कुछ और करें। लेकिन वही बात है, समय के साथ चीजें बदलनी पड़ती है। अब अगर आप जून में एग्जाम है, अब अगर जून में एग्जाम है या मार्च में एग्जाम है, ठीक है, मार्च में एग्जाम आ रहे हैं, जून में एग्जाम आ रहे हैं, सितंबर में एग्जाम आ रहे हैं, दिसंबर में एग्जाम आ रहे हैं, तो फिर अब आप ये नहीं कह सकते कि सर नहीं, अब तो थोड़ा एंजॉय करते हैं, चिल मारते हैं। अब चिल मारने वाली जगह ही नहीं है। तो संडे को भी क्लास लगाओ तो परहेज नहीं है। अगर आप संडे को भी क्लास लगाएं, क्योंकि आप युद्ध में है, वॉर में, अब वॉर में है तो फिर अब वो है ना, चिल आउट वाला टाइम नहीं है कि ठीक है। अगर भर्ती का गैप होता, 1 साल का गैप होता, 1.5 साल का गैप होता, तो फिर हम, क्योंकि प्रॉपर टाइम होता, प्रॉपर टाइम होता तो शायद मैं थोड़ी क्लासेस कम कर देता, आपको थोड़ा पढ़ने का और एक्स्ट्रा टाइम देता, थोड़ा आपको भी रिलैक्स करने का टाइम देता। लेकिन अब वो परिस्थितियां नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल नहीं है तो फिर नॉर्मल चीजें भी नहीं कर सकते, तो कुछ ज्यादा ही करना होगा।
तो इसलिए, वरना तो मेरा था कि 5 डे एंड वीक रहे और सैटरडे संडे 2 दिन ऑफ रहे, ताकि आप लोग आराम से 5 दिन पढ़ें, 2 दिन रिलैक्स करें या रिवीजन करें या चिल आउट करें, जो आपको करना है करें, फिर वापस 5 दिन पढ़ें, 2 दिन रेस्ट करें। लेकिन ये कब काम करता है? ये तब काम करता है जब पर्याप्त समय बीच में हो। अब जब समय ही कम हो तो फिर क्या करें? फिर चिल आउट कुछ ही नहीं है। फिर तो बस यही है कि भैया युद्ध में हो, कूद पड़ो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। ना कोई संडे है, ना कोई मंडे है, परीक्षा नजदीक है ना? परीक्षा नजदीक है, कुछ मत सोचो, लग जाओ। हाँ, तो वही बात है ना, अच्छा लगता है सुनने में, बहुत अच्छा लगता है। ये चीज बहुत बढ़िया लगती है 5 डे एंड वीक, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मैंने भी अब अचानक से वो नोटिफिकेशन आने शुरू हो गए, वो बम फूटने शुरू हो गए। मेरा ये था कि संस्कृत वाली भर्ती हुई थी ना, संस्कृत वाली भर्ती होने के जस्ट बाद में याद होगा कि मैंने क्लास ली थी, मैंने कहा था अब संस्कृत वाली भर्तियां हो गई, भर्तियां अब अभी कोई भर्ती नहीं लग रही है, दूर दूर तक कोई भर्ती नहीं दिख रही, तो आराम से टाइम है, तो हम आराम से पढ़ेंगे। अब आराम से तसल्ली से, जितना मतलब मजे लेके पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। इतने में ही मजे लेने की बात हुई, और है ना, मजे लेने की बात हुई, इतने में धूम 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 पटाखे फूटने शुरू हुए, और फिर ये हो गया कि भाई अब तो सुबह है ना शाम है। मैं बता रहा हूँ कि आज क्या तारीख होगी, 1 महीना होने का आ गया, 1 महीना हो गया, ये बाहर जाना, बाहर की दुनिया देखना सब बंद हो गया, और मुझे लगता भी नहीं है। मैं तो सबको भी, जितने भी मेरे घर में प्रोग्राम है, सबको ये कह के चलता हूँ कि भैया 8-9 महीने तो अब कुछ नहीं है। 8-9 महीने, कभी मध्य प्रदेश वालों की परीक्षा है, कभी राजस्थान वालों की परीक्षा है, कभी ये परीक्षा है, अभी है ना लगातार परीक्षाएं। अब मार्च में मध्य प्रदेश की परीक्षा वर्ग 2 की, फिर अप्रैल में यूपी वालों की परीक्षा है, फिर जाके जैसे जून में जाएंगे, जून में राजस्थान में परीक्षा, फर्स्ट ग्रेड आ जाएगा, फिर सितंबर में आ जाएगा हमारा सेकंड, फिर वर्ग 1 आ जाएगा दिसंबर में मध्य प्रदेश वाला। तो ये साल तो मतलब ये है कि अब 2026 ही दिखाई देगा मुझे, तो 2025 तो पूरा पैकम पैक है, ना कोई सोमवार है ना कोई मंगलवार है। तो अब बेहतर है कि लगे रहो, अब ज्यादा सोचो मत यार, फिर ठैया की चीजें दिखा दो, फिर मन कौन लागे पढ़ाई में। अभी फालतू चीजें मत दिखाओ, जज्बात मत भड़काओ। बस ये मैंने मान लिया कि ये 1 साल कुछ नहीं, तो फालतू में ये बातें करोगे और करोगे, फिर मन भटकेगा और फिर मन बाहर निकलेगा, है ना? तो बेहतर है ऐसी बातें करो ही मत। अब हम युद्ध में हैं, और युद्ध में कुछ नहीं होता, बस पढ़ाई होती है। अब पढ़ाई करते रहो, ये छुट्टी छुट्टी वाली बातें ना करो, छुट्टियां पेपर के बाद, ठीक है? हाँ छोड़ दो भाई, छोड़ दो, सब छोड़ दो, मैंने छोड़ा बैठा हूं ना। उठता हूँ, पढ़ाता हूँ, सोता हूँ, बस 2 ही काम हो रहे हैं। पढ़ा रहा हूँ, सो रहा हूँ, फिर पढ़ा रहा हूँ, फिर सो रहा हूँ, फिर पढ़ा रहा हूँ, फिर सो रहा हूँ। दूसरा कोई काम ही नहीं है, ये लो इतने ही काम है। सुबह उठूंगा, क्लास में आके शुरू हो जाऊंगा, शाम को यहाँ से जाऊंगा, जाके लेटूंगा, सो गया, सुबह उठा, फिर वापस आ गया, फिर सो गया। इसके अलावा याद ही नहीं है कि 26 दिन कहाँ निकले, 25 दिन हो गए आज 25 दिन हो गए, पता ही नहीं है 25 दिन कहाँ गए। और शायद लगता है कि इस तरीके से आगे वाले 5-6 महीने भी ऐसे ही जाने वाले हैं, जिसमें खाली सोऊंगा उठूंगा, सोऊंगा उठूंगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं। तो अब ये भावनाएं ना भड़काओ फालतू में, बेहतर है लगे रहो, फिर मन और नहीं लगता पढ़ाई में। आ जाओ, समतुल्य, प्रतिसमित, संक्रामक, वापस हो गया, ये हो गया पार्शियल ऑर्डर। तो ये हो गया पार्शियल ऑर्डर। अब इसके साथ एक और आता है जिसको कहते हैं कंप्लीट ऑर्डर रिलेशन। कंप्लीट ऑर्डर रिलेशन, पूर्ण क्रम संबंध, पूर्ण क्रम संबंध, आंशिक क्रम संबंध का बड़ा भाई, पूर्ण क्रम संबंध। पूर्ण क्रम संबंध, तो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। अब इसमें क्या होता है, इसमें पूर्ण क्रम संबंध ये आंशिक क्रम संबंध का बड़ा भाई है, यानी पार्शियल ऑर्डर रिलेशन तो होना ही चाहिए, वो तो होना ही चाहिए। समतुल्य, प्रतिसमित और संक्रामक, वो तो होना ही चाहिए। प्लस और ऐड कर लो, प्लस एक शर्त और है, जितने भी ए और बी ए में हैं, जितने भी आपके समुच्चय में अवयव हैं, उनका एक जोड़ा तो ए में होना ही चाहिए, आर में होना ही चाहिए। मतलब कोई भी जोड़ा नहीं बचना चाहिए, कोई भी जोड़ा नहीं बचना चाहिए। दोबारा मैं समझाता हूं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। अब ये क्या मांग रहा है, देखो पहले तो ये चेक कर लो कि आंशिक क्रम संबंध है या नहीं है, मतलब समतुल्य, समित, समतुल्य, प्रतिसमित, संक्रामक है या नहीं है। ये डन। ये डन होने के बाद में एक कंडीशन और एक्स्ट्रा है, वो है कि जितने भी ए आपका जो समुच्चय था उसमें जितने भी ए और बी थे,
उनका एक जोड़ा तो आर में होना ही चाहिए, चाहे ए बी हो चाहे बी ए हो, एक जोड़ा तो आर में होना ही चाहिए। प्रत्येक ए और बी का एक जोड़ा आर में होना चाहिए। हाँ, कोई जरूरी नहीं दोनों जोड़े हो, मत तो दोनों जोड़े, कोई एक जोड़ा तो होना ही चाहिए। हाँ, सेम वालों का भी होना चाहिए, ए से ए का भी जोड़ा होना चाहिए। वो तो समतुल्य में आ ही जाएगा, वो तो बताने की जरूरत नहीं है, वो तो समतुल्य अपने आप ही कवर कर लेगा, वो तो समतुल्य अपने आप ही कवर कर लेगा। तो ये तो बोलने की जरूरत ही नहीं है कि भाई ए से ए में होगा, ए का ए में तो होना ही होना है। और बाकी जो भी ए और बी अलग अलग हैं, जो भी ए और बी अलग अलग हैं, उनका चाहे तो ए बी आर में हो चाहे बी आर में हो, एक आर में होना चाहिए, एक भाई उनका हमारे पास होना चाहिए। चलो एग्जाम्पल समझाता हूं। ये कोई ए सेट है, 1 2 3, ठीक है। कोई रिलेशन है आर, ये कोई रिलेशन हो गया आर, 1,1 2,2 3,3। अब बस इसको मैं यहीं बंद कर दूं तो ये आंशिक क्रम संबंध तो हो गया। अगर मैं इसी को यहां पे ही बंद कर दूं, अब ये आंशिक क्रम संबंध तो है। क्यों है आंशिक क्रम संबंध? ये समतुल्य है, 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, समतुल्य है, प्रतिसम्मित है। क्यों प्रतिसम्मित? क्योंकि यहाँ पे कोई एंटी नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जो ए बी भी है बी ए बी है, एंटी वाला कोई जोड़ा इसमें नहीं है ना। संक्रामक भी है, कोई भी दो लगातार जोड़े है ही नहीं इसके अंदर, 1 1 2 2 3 3 संक्रामक भी है, तो ये समतुल्य भी है, ये सम्मित भी है, समतुल्य, सम्मित, संक्रामक, यानी आंशिक क्रम संबंध। तो ये आंशिक क्रम तो संबंध हो गया, लेकिन ये पूर्ण क्रम संबंध नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पूर्ण क्रम संबंध, पूर्णता का मतलब यही है कि पूर्णता का मतलब ये, जो पूर्ण है ना, उसका मतलब ये है कि भाई सबके जोड़े, सारे जोड़े का एक रूप तो आपके पास होना ही चाहिए, एक रूप आपके पास होना ही चाहिए। जैसे 1 और 2 है, अब 1 और 2 है, तो या तो 1,2 आपके पास होना चाहिए था, या 2,1 आपके पास होना चाहिए था, या तो 1,2 या 2,1 दोनों में से एक बंदा आपके पास होना चाहिए था, नहीं है, तो ये पूर्ण क्रम नहीं है। आंशिक क्रम तो हो गया लेकिन पूर्ण नहीं हुआ। पूर्ण का मतलब यही है इसके एक जोड़ा तो आपके पास होना ही चाहिए, दोनों में से एक जोड़ा तो आपके पास होना ही चाहिए। चाहे तो ए बी हो, 1 2 होता तो चल जाता, या 2 1 होता तो चल जाता, कोई भी एक होता तो काम चल जाता। ऐसे ही 2 3, चाहे तो 2 3 आपके पास हो चाहे 3 2 आपके पास हो, एक आपके पास होना चाहिए था। 1 3 आपके पास हो या 3 1 आपके पास हो, एक बंदा आपके पास होना चाहिए। तो आपको सारे जोड़ों का एक टुकड़ा आपके पास होना चाहिए, जितने भी उसमें अवयव हैं, जितने भी आपके ए में अवयव हैं, उन अवयवों का ए और बी का एक रूप, चाहे ए बी चाहे बी ए, दोनों में से एक भैया आपके पास होना चाहिए। सारी संभावनाएं, जितनी भी ए बी की संभावनाएं बने, उनका एक रूप आपके पास होना चाहिए संबंध के अंदर, तब फिर वो आंशिक क्रम संबंध से पूर्ण क्रम संबंध में बदलता है। ठीक है, अच्छा, प्रतिसंबित नहीं लिखा है कि मैंने, प्रतिसंबित, ठीक है, तो प्रतिसंबित होना चाहिए। प्रतिसंबित की शर्त एक्स्ट्रा ऐड की है, बाकी कुछ नहीं है। हाँ, ये लो, ये प्रतिसंबित है, प्रतिसंबित एंटी हो, ठीक है। बस ये हो जाता है आंशिक क्रम के बाद में पूर्णता और ऐड कर दो। पूर्णता का मतलब आपको जितने भी ए के अंदर जितने भी जोड़े हैं, उन जोड़ों का एक टुकड़ा आपके पास होना चाहिए। हर जोड़े का एक हिस्सा, चाहे ए बी चाहे बी ए, दोनों में से एक बंदा आपके पास होना चाहिए, चाहे ए बी हो चाहे बी हो, कोई भी हो, एक जोड़ा आपके पास होना चाहिए। अच्छा, दोनों जोड़े तो ले नहीं सकते, क्यों? क्योंकि एंटी सिमेट्रिक है, तो दोनों ले नहीं सकते, एक तो आपको लेना होगा, एक लेना होगा। अब एंटी सिमेट्रिक में क्या होता है कि दोनों ही मत लो तो भी चल जाएगा, क्योंकि एंटी सिमेट्रिक तो कहता है या तो दोनों ही मत लो या एक ले लो, दोनों मत लो। तो ये दोनों नहीं लो तो भी चल जाता है, एक लो तो भी चल जाता है। लेकिन पूर्ण क्रम कहता है कि नहीं नहीं, दोनों नहीं लो, ये नहीं चलना, दोनों में से एक तो लेना ही होगा।
तो दोनों में से एक को आपको अपने पास रखना होगा। तो ये चीज ऐड हो गई। खाली समुच्चय ले लो, खाली समुच्चय सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक दोनों है। रिक्त संबंध जो है वो सिमेट्रिक भी है, एंटी सिमेट्रिक भी है। सिमेट्रिक भी है प्लस एंटी सिमेट्रिक भी है। सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक दोनों है खाली संबंध। सिमेट्रिक क्यों है? क्योंकि इसके अंदर कुछ है ही नहीं, तो सिमेट्रिक हो गया। एंटी सिमेट्रिक कैसे हो गया? एंटी सिमेट्रिक क्या कहता है कि अगर ए बी हो तो बी ए नहीं होना चाहिए, तो इसमें ए बी नहीं है, तो ये हो गया सिमेट्रिक भी हो गया और एंटी सिमेट्रिक भी हो गया, दोनों एक साथ हो गए। तो और भी कई बना सकते हो, बहुत सारे बना सकते हो। अब इसी को ले लो, इसी का एग्जांपल ले लो, ये रहा, यही ले लो, ये सिमेट्रिक भी है, ये समतुल्य है, ये सम्मित भी है, देख लो सम्मित है, संक्रामक है, ये तुल्यता भी है, ये तुल्यता भी है, यही जो मैंने एग्जांपल लिखा है ये तुल्यता भी है, ये आंशिक क्रम संबंध भी है, ये तुल्यता भी है। ये कोई लड़ाई थोड़ी है यार, आप तो ये सोच रहे कि दोनों लड़ रहे हैं, आपने तो ये मान लिया कि दोनों लड़ रहे हैं, आंशिक क्रम संबंध और तुल्यता संबंध लड़ रहे हैं। मैंने पहले कहा था ये दोनों भाई भाई है, ये दोनों भाई भाई है, ऐसा नहीं है दोनों लड़ाई लड़ रहे हैं। दुश्मन नहीं कहा था मैंने, नहीं कहा था कि दोनों दुश्मन है, मैंने कहा था दोनों भाई है, एक थोड़ा ज्यादा पॉपुलर है, एक थोड़ा कम पॉपुलर है, बस। सम्मित क्यों नहीं है बताओ, क्या दिक्कत है? सम्मित, चलो अब वो कह रहे सम्मित नहीं है, ठीक है, बताओ कौन सा ऐसा है जो ए बी वहां है और बी ए वहां नहीं है? कौन सा जोड़ा ऐसा आपको मिला? एग्जाम्पल दो। सम्मित नहीं है, आपने कह दिया, ठोक दिया आपने सम्मित नहीं है का दावा ठोक दिया कि सम्मित नहीं है, माना। एग्जाम्पल दे दो। अब नहीं कहा है तो कुछ तो तर्क रहा होगा, नहीं होने का एग्जाम्पल दे दो। ऐसा एग्जाम्पल बता दो जो ए बी इसमें है और बी ए इसमें नहीं है। एक जोड़ा बताओ ए बी जो इसमें है और बी ए इसमें नहीं है। अब आपका प्रॉब्लम पता क्या, आप जजमेंटल है, आप सिर्फ जज बनते हैं, सीधा निर्णय सुनाते हैं, नहीं है। अच्छा पूछो कि क्यों नहीं है, बोले ये नहीं पता, बस हमने कह दिया इसलिए नहीं है। तो नहीं है तो एग्जाम्पल दो। याद करो पूरे रिलेशन में मैंने यही समझाया कि नहीं बोलने से पहले एग्जाम्पल देना पड़ेगा। अगर नहीं बोलते हो तो एग्जाम्पल दो, दो एग्जाम्पल इसका। ऐसा एग्जाम्पल दो जो ए बी तो यहां हो और बी ए यहां ना हो। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा। सम्मित नहीं है का एग्जाम्पल क्या होता है? सम्मित नहीं तो आपको बताना पड़ेगा कि ये रहा ए बी जो अंदर है, लेकिन ये रहा बी ए जो अंदर नहीं है, तो फिर सिमेट्रिक नहीं है। लेकिन ऐसा तो कोई है ही नहीं। ये रहा 1 1, पलट के देखो 1 1 यहीं आ गया, 2 2 पलट के देखो 2 2 यहीं आ गया, 3 3 पलट के देखो आ गया। तो क्या अब एंटी सिमेट्रिक क्या होता है? एंटी सिमेट्रिक कहता है कि अगर ए बी वहां है तो बी ए वहां नहीं होना चाहिए, तो नहीं है। ए बी वहां है, बी ए नहीं है, ए बी नहीं है यहाँ पे दो अलग ए और बी है ही नहीं। सेम के लिए एंटी सिमेट्रिक दिक्कत नहीं देता, अगर दोनों सेम है तो वो मना करता नहीं है। लेकिन जब दो अलग हैं तो फिर वो मना करता है कि अगर 2 3 वहां है तो 3 2 वहां नहीं होना चाहिए, तो 2 3 है ही नहीं इसमें, इसमें तो सेम वाले ही हैं, तो एंटी सिमेट्रिक को कोई दिक्कत नहीं है। एंटी सिमेट्रिक को सेम वालों से कोई दिक्कत नहीं है, एंटी सिमेट्रिक की दिक्कत है एंटी। वो एंटी चलता है अगर ए कोमा बी वहां है तो फिर बी कोमा ए वहां नहीं होना चाहिए, तो नहीं है। ए कोमा बी नहीं है यहाँ पे दो अलग अलग वाले जोड़ा कोई है ही नहीं। अगर कोई दो अलग अलग वाला जोड़ा होता फिर हम उसको चेक करते हैं कि उसका दूसरा भाई वहां है या नहीं है, तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो एंटी सिमेट्रिक हो गया। तुल्यता के लिए फिर वही संक्रामक के लिए पहले दो जोड़े बताओ, पहले ऐसे दो जोड़े बताओ जो यहां पर है, तीसरा यहां नहीं है। संक्रामक नहीं का, अगर आप कहते हो संक्रामक नहीं है तो बताओ पहले ऐसे दो जोड़े बताओ जो यहाँ है और तीसरा यहाँ नहीं है। आपको बार बार आप इस बात को समझ क्यों नहीं रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं इस पे गौर कर रहे हो। आप लोग कह रहे हो आप जा रहे हो संक्रामक क्यों नहीं है, मैं कह रहा हूं संक्रामक नहीं है तो उदाहरण दो। उदाहरण दे के ना कर सकते, अगर आप उदाहरण नहीं दे पा रहे हो उसका मतलब वो हाँ है। उदाहरण नहीं दे पा रहे हो उसका मतलब वो हाँ है। उदाहरण दो, उदाहरण में क्या लगेगा? ए बी बी सी, पहले दो उठा के तो लाओ ए बी बी सी, पहले दो बंदे उठा के लाओ यहां से जो ए बी यहां हो, बी सी यहां हो और ए सी यहां ना हो, ऐसा लाओ। ऐसा कोई मिलेगा नहीं, पहले आपको कोई दो लगातार जोड़े ही नहीं मिलेंगे। यहाँ पे जब दो लगातार जोड़े ही नहीं मिलेंगे तो फिर बाय डिफॉल्ट ये सेट हो गया।
ठीक है, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाँ, गौर करिएगा इनके ऊपर, तसल्ली से बैठ के सोचिएगा, विचार करिएगा, काफी टाइम लेगा ये। कल संडे है, कल का दिन खर्च करिएगा। ए समुच्चय ये रहा 1 2 3। ए और बी इस प्रकार से परिभाषित है कि x माइनस वाई बराबर 0 है, या तो x और y का अंतर 0 होना चाहिए, या लिखा हुआ या का मतलब दोनों चलेंगे, दोनों में से कोई भी बात सच हो तो चल जाएगा। 0 आ गया तो भी चल जाएगा, और x माइनस वाई 1 आ गया तो भी चल जाएगा। 0 आएगा तो भी चल जाएगा, 1 आएगा तो देखो दोनों शर्त या लिखा हुआ, या का मतलब दोनों में से कोई भी शर्त पूरी हो जाए चल जाएगा, दोनों में से कोई शर्त पूरी हो जाए चल जाएगा। बंदा समतुल्य है, बात यहीं पे पूरी होगी, समतुल्य है। क्योंकि अब आप कहोगे कि ये रहा एक का एक के साथ है, वहां एक का एक के साथ है, तो या लिखा हुआ, या का मतलब चाहे ये हो जाए चाहे ये हो जाए, दोनों में से कुछ भी पूरा हो जाए चल जाएगा, है ना। जब फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरते तो या लिखा हुआ था ना, ये वाली डिग्री है आपके पास या ये वाली डिग्री है, दोनों में से कोई भी डिग्री है तो काम चल जाएगा, आप फॉर्म भर सकते हैं। तो या का मतलब होता है दोनों में से कुछ भी पूरा हो जाए मान्य, कोई जरूरी नहीं है दोनों, अगर दोनों पूरे होते हैं तो भी कोई बात नहीं है, ऊपर वाली शर्त पूरी होती है तो भी कोई बात नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव तो हुआ क्योंकि x माइनस वाई बराबर 0 हुआ, जिसका मतलब हुआ y बराबर x, y बराबर x है, इसका मतलब सेम टू सेम के लिए काम करेगा, करेगा तो समतुल्य है। सम्मित 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 नहीं है बंदा, सम्मित कैसे नहीं है, सम्मित का एग्जांपल ले लो, ये देखो 3,2 इसमें है, चेक करो 3,2 है, ये रहा, 3 में से 2 गया 1 आएगा, काम करेगा, लेकिन 2,3 इसमें नहीं है, ये रहा एग्जांपल। 3,2 है लेकिन 2,3 नहीं है, तो यानी सम्मित नहीं है। अब संक्रामक का एग्जांपल लेते हैं, संक्रामक न होने का कारण बताते हैं। क्यों संक्रामक नहीं है भैया? संक्रामक इसलिए नहीं है कि 3 का 2 के साथ है, चेक कर लो आराम से, 3 का 2 के साथ है, 2 का 1 के साथ भी है, 3 का 2 के साथ रिलेशन है, 3 का 2 के साथ है, 2 का 1 के साथ है, लेकिन 3 का 1 के साथ नहीं है। ये रहा संक्रामक न होने का एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल मिल गया, इसका मतलब फेल है, ये फेल हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे अगला। ये सवाल अच्छा है, ध्यान से सुनना पहले कि ए और बी दो समुच्चय, एक समुच्चय ए है एक समुच्चय बी है, दोनों में 99 अवयव कॉमन है, कॉमन अवयवों की संख्या 99 है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन मतलब ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में अवयव की संख्या 99 है, इनमें 99 अवयव कॉमन है। अब क्वेश्चन कह रहा है तो फिर बताइए कि अगर ए क्रॉस बी, ए को आगे रख के बी को पीछे रख के काटते गुणन किया जाए, या बी को आगे रख के ए को पीछे रख के काटते गुणन किया जाए, और इनमें से कॉमन निकाला जाए, एंड किया जाए, मतलब कॉमन निकाला जाए, तो कितने अवयव कॉमन आएंगे, कितने जोड़े कॉमन आएंगे। ए और बी का काटते गुणन करें, फिर बी और ए का काटते गुणन करें, और फिर इन दोनों में से कॉमन निकालें, तो बताओ कितने जोड़े कॉमन आएंगे। अगर ए और बी में 99 अवयव कॉमन है तो उनके कार्तीय गुणन में ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कितने जोड़े कॉमन होंगे।
तो इसका फॉर्मूला है, इसका हमारे पास फॉर्मूला है। ये सवाल प्यारा है, पूछा भी जाता है। इसमें होता है कि अगर ए कार्तीय गुणन बी और बी कार्तीय गुणन में ये पूछा जाए कि कितने अवयव कॉमन आएंगे, तो उसकी संख्या इन दोनों के ए और बी के अंदर जो कॉमन अवयवों की संख्या है उसके स्क्वायर के बराबर होती है, उसके स्क्वायर के बराबर होती है। तो यहां जाएगा आपका 99 का स्क्वायर। ठीक है, आगे चलो। ये संबंध है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 8 है। देखो, अब एक चीज समझाने की चीज खत्म हो चुकी, मैं आपको बहुत बार समझा चुका। अब समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ आपकी समझ में कमी है। अब इसमें आपको बैठ के तसल्ली से परिभाषा को एक तरफ रखकर, सवालों को एक तरफ रख के बैठ के आधा घंटा घंटा भर आपको खर्चा करना होगा। अब खर्चा करना होगा आपको। अब यहां से कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, इसका मतलब है कि अब वो समय है कि आप बैठो, एक बार बैठो और एक बार समझ बनाओ कि कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। परिभाषा को सामने रखो, सवालों को सामने रखो और देखो कि कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या प्रॉब्लम है, समझ में कहाँ दिक्कत है, कहाँ कंफ्यूजन पैदा हो रही है। अब ये आपका काम है, पॉलिश करने का काम। उस पर पॉलिश करो कि कहाँ दिक्कत आ रही है, मेरे को मैं क्यों नहीं समझ पा रहा हूँ, है ना। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर लिया। 3 लेक्चर हमारा हो रहा है, 3 लेक्चर में मैं आपको काफी बार ये सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक बहुत सारे एग्जाम्पल से भी समझा चुका। अब आप सिर्फ समझना चाहते हैं कि भाई कोई समझा दे, और जब तक आप अपना एफर्ट नहीं डालेंगे तब तक वो चीज नहीं समझ में आएगी। दिक्कत है अब आपके एफर्ट की। मैंने आपको 2-3 बार क्लियर कर दिया, 3 क्लासेस में क्लियर कर दिया। अब इन लेक्चरों को धीरे धीरे करके वापस से रिपीट करके सुनिए कि मैंने क्या बोला था, फिर उसको वहां पे वीडियो को रोकिए, पोज करिए और समझिए कि मैंने जो बोला था उसका मायना क्या है, और फिर धीरे धीरे वीडियो को आगे बढ़ाइए, समय दे दे के समझ समझ के आगे बढ़ाइए। दिक्कत वो है। अब प्रॉब्लम है आप ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। अब उसे देखिए कि क्या में दिक्कत आ रही है आपको। आराम से तसल्ली से घंटा 1.5 घंटा दीजिए इसमें। ये कोई 5 मिनट का काम नहीं है। अगर 5 मिनट का होता तो अब तक आपको समझ में आ चुका होता। समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ आप गलत समझ रहे हैं, और कुछ ना कुछ गलत समझ रहे हैं तो बैठकर एक बार इस परिभाषा को धीरे स्लो मोशन में चलाओ। मेरे वीडियो को एकदम स्लो मोशन में चला के रोको, फिर सुनो कि क्या कहा था, फिर दोबारा 10 सेकंड पीछे लो, दोबारा सुनो क्या कहा था, और धीरे धीरे इसको समझ बनाओ। तो आर इनवर्स क्या होगा, मैं थाने घणे फेल कार, पास कार, हलवा कार सबका एग्जाम्पल दे दिया, है ना। मैं थाने सारा दे दिया, आटा का, घी। क्या है दिक्कत है आपकी एफर्ट की, आपने अपना एफर्ट नहीं डाला, आपने सिर्फ मेरा एफर्ट ही देखा है कि सर आप बता दो, आप एक बार और बता दो, आप एक बार और बता दो। तो मैं कितनी बार भी बताऊंगा, मैं वही एग्जाम्पल बताता रहूंगा, है ना। अगर आप मुझसे अगर कहोगे 2 बार और बोल दो, मैं 2 बार फिर बोल दूंगा कि भाई बच्चे को फेल करने से पहले आपको एग्जाम करवाना पड़ेगा, बच्चे को फेल करने से पहले एग्जाम करवाना पड़ेगा। अब आपको पहले समझो तो सही कि मैं जो बोल रहा हूँ वो क्या है, नहीं तो वही लगातार पप्पू पास हो जाएगा, पप्पू पास हो गया, कितने एग्जाम्पल दे के समझाए हैं, लेकिन आप समझ नहीं रहे। मैंने तो समझाए ही हैं। हाँ, अब ध्यान से आपको सुनने की बारी आई है। अब एकदम ध्यान से सुनो, है ना, एकदम शांति से बैठ के सुनो कि भाई मैंने क्या समझाया है, और फिर उसे सुनो और फिर सामने एग्जाम्पल रखो और देखो कि जो मैं बोल रहा हूं उसका एग्जाम्पल से कैसे काम कर रहा है, और वो गलत क्यों हो रहा है, वो सही क्यों हो रहा है। फिर धीरे धीरे इस पर टाइम खर्च करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, आ जाओ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 8 से कम लाना है और पूर्णांक रखने हैं, तो कौन कौन से जोड़े बनेंगे। हाँ, जोड़े कौन कौन से बनेंगे,
ये मेरे ख्याल से बन जाएंगे, एक तो 0 0 +-1 वाले 4 जोड़े ये बन जाएंगे, एक साथ ही लिख रहा हूं ना, 4 तो ये हो गए, ये +1 वो +1, ये +1 वो -1, ये -1 वो +1, ये -1 वो -1, तो ये बन जाएंगे, बाकी ये बन जाएंगे, बस इतने ही बनेंगे। 4 ये बन जाएंगे, 4 ये बन जाएंगे, 1 ये बन जाएगा, हो गया, पर्याप्त है या और भी बचेंगे? उसके बाद तो होंगे नहीं, 3 रखते तो फिर 9 हो जाएगा, नहीं बस इतना ही जाएगा, ये लो। तो प्रांत क्या हो गया? आर का प्रांत, लेकिन आर का प्रांत तो पूछा ही नहीं है, आर इनवर्स का प्रांत पूछा है, तो आर इनवर्स का प्रांत क्या होगा? जो आर का परिसर होगा। आर इनवर्स का प्रांत क्या होगा? जो आर का परिसर होगा, क्योंकि आर इनवर्स मतलब उल्टा संबंध, उल्टे संबंध में चीजें उल्टी हो जाती है, उसका डोमेन उसका प्रांत इसका परिसर हो जाता है, इसका परिसर उसका प्रांत हो जाता है, तो हमें उसका परिसर चाहिए आर वाले का, आर का परिसर ये रहा, यही परिसर होता है, 0 +-1 +-, है ना? ये भी बड़ा मामला फंसाता है, ये भी। अब इस बात को समझिए कि ये जो है ना, ये वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फंसा देता है। कई बार क्या होता है, हम इतनी जल्दबाजी में होते हैं, जल्दबाजी तो हमें भरी पड़ी है, जल्दबाजी में हम तो होते ही, हम क्या करते हैं, ये आर इनवर्स का डोमेन ऑफ आर इनवर्स पूछा है, और हमें क्या करता है, वो जल्दबाजी में फिर वही रहता है, और फिर वही रहता है, तो दिमाग में ये आता है कि आर का डोमेन पूछा है। हम, ये तो सवाल सिमेट्रिक था इसलिए बच गया, वरना अगर एसिमेट्रिक सवाल होता तो हम क्या करते हैं, आर का डोमेन निकाल देते, जबकि पूछा है आर इनवर्स का डोमेन, तो आर इनवर्स का डोमेन मतलब आर के उल्टे संबंध का डोमेन, तो जब उल्टा संबंध बनाते हैं तो प्रांत परिसर में चला जाता है, परिसर प्रांत में चला जाता है, क्योंकि एक्स और वाई पलट जाते हैं, इसका मतलब प्रांत परिसर में चला गया, परिसर प्रांत में चला गया, तो आर इनवर्स का प्रांत मतलब आर का परिसर, तो आर का परिसर पूछ रहे हैं, इतने में मामला बिगड़ जाता है। अच्छा, वो 0 1 वाले भी होंगे क्या? वो बनाने बोले, 0 1 वाले रह गए, 0 +-1 2 ये रह गए, और फिर ये भी रह गया होगा +-1 0, ये भी आ जाएंगे, 0 +-1 और +-1, 0, 2 वाले भी रह जाएंगे फिर तो, है ना, 2, 0, ये भी रह गया, लेकिन वही ठीक है, चलो, रहने के बाद भी हमारा उत्तर बच गया, क्योंकि आएंगे तो वही लग, फिर से वही बच गया, है ना। देखो, गलतियां करके ही सही आ जाता अपना आंसर, बस यही तकदीर है, आप गलतियां करो फिर भी भगवान आप पे मेहरबान है, गलतियां तो की है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये बच गया। अलग तो काम करता है, क्योंकि आप जल्दबाजी करते हैं, आप जल्दबाजी करते हैं, और जल्दबाजी में गलतियां होती है, जब तक आप जल्दबाजियां बंद नहीं करेंगे तब तक आप गलतियां करेंगे। आपको लगता है पेपर छूट रहा है, आपको लगता है कि मेरे सवाल छूट जाएंगे, आपको लगता है ये गड़बड़ हो जाएगा, अब इस चक्कर में क्या होता है कि गलतियां होती है, जिसको धीरे करना चाहिए उसको आप बहुत तेजी से करते हैं, सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। और आप लोग ना ये सोचिए, अगर गाड़ी चलाने वाला हो, एक कार चलाने वाला हो, सरकार बड़े बड़े बोर्ड लगाती है कि ये दुर्घटना संभावित क्षेत्र है, देखते हैं बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं, दुर्घटना संभावित क्षेत्र है, गोचर भूमि है, स्कूल है, भीड़ भड़ाका वाला इलाका है, वो बहुत सारे बोर्ड लगाती है, इसलिए लगाती है कि आप उसे देखकर अपनी स्पीड कम कर लें, आप उसे देखकर थोड़े सावधान हो जाएं। अब इतने सारे बोर्ड लगाने के बावजूद भी लोग अगर बेवकूफियां करेंगे तो फिर आप उनका क्या कर सकते हैं, वो खुद की जान भी खतरे में डालेंगे और दूसरों की जान भी डालेंगे, और यही होता है। तब आपको भी पता है कि भाई मेरी कैलकुलेशन में गलतियां होती है, मैं जब टिक लगाने जाता हूं तो मुझसे गलतियां होती है, मैं जब आंसर निकालता हूं तो लास्ट में मैं गलतियां करता हूं, तो जो आपको पता है कि ये
है ना, प्रोन एरिया है, ये वो एरिया है जहां पे मेरी गलतियां होती है, लेकिन वहां पे भी आप स्पीड से निकल रहे हैं, है ना। ये तो कुछ वैसा हो गया, ब्रेकर पे आप गाड़ी को भगा रहे हैं। अब ब्रेकर पे अगर आप गाड़ी को भगाएंगे तो गाड़ी की भी हालत खराब और आपकी भी हालत खराब, और ये जहां जाके टकराएगी उसकी भी हालत खराब। तो रिलेशन क्या है, एम और एन में रिलेशन है, एम इज ए मल्टीपल ऑफ एन। एम इज ए मल्टीपल ऑफ एन। एम जो है वो एन का मल्टीपल है, यानी एन का जब आप पहाड़ा बोलेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं एम आएगा, कहीं ना कहीं एम आएगा एन के पहाड़े में। इसका मतलब एम में एन का भाग जाएगा, पूरा पूरा भाग जाएगा, है ना। जैसे 6 है, 6 2 का गुणज है, मतलब 2 के पहाड़े में 6 आएगा, और 2 के पहाड़े में 6 आएगा मतलब 2 का भाग 6 में जाएगा। तो एम एन का गुणज है। एम जो है, एम इज ए मल्टीपल ऑफ एन, यानी एम जो है वो एन का गुणज है। मल्टीपल मतलब गुणज, गुणज है मतलब उसके पहाड़े में आएगा, पहाड़े में आएगा मतलब भाग जाएगा। तो ये गुणज होना विभाजित होना एक ही बात है ना। विभाजित पहाड़े में आएगा, अब आप चाहे तो गुणज बोल दो चाहे बोल दो पहाड़े में आएगा, या ये बोल दो भाग जाएगा, बात तो एक ही है। जब पहाड़े में आएगा तो भाग भी जाएगा, जब पहाड़े में आएगा तो भाग भी जाएगा, है ना। तो गुणज है मतलब 2 के पहाड़े में 6 आता है, तो इसका मतलब 6 में 2 का भाग जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है, ये समतुल्य है, खुद में खुद का भाग जाता ही है, संक्रामक संक्रामक भी है, लेकिन ये सम्मित नहीं है, क्योंकि 6 में 2 का भाग तो जाता है लेकिन 2 में 6 का भाग नहीं जाता। तो ये रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक, ये ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है। खुद में खुद का भाग जाता ही है, हर कोई अपने पहाड़े में तो आता ही है, किसी और के पहाड़े में आए ना आए, एटलीस्ट अपने पहाड़े में तो हर कोई आता है, तो रिफ्लेक्सिव तो होगा ही होगा। ऐसे ही अगर 2 के पहाड़े में 6 आता है, 6 के पहाड़े में 12 आता है, तो 12 जो है वो 2 के पहाड़े में आएगा ही आएगा। या यूं बोलो, एम एन को काटता है, एम किसी और को काटता है, तो उसको एन काटेगा ही काटेगा। अगला रिलेशन, एक्स और वाई नेचुरल नंबरों से लिए गए हैं। रिलेशन ये है कि 2x प्लस वाई बराबर है 41। तो क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, और क्या ये नॉट ट्रांजिटिव है, इसकी कहानी क्या है। क्या है ये, तो बस ये सिमेट्रिक है, खाली सिमेट्रिक है, समतुल्य नहीं है। 1 का 1 के साथ रिलेशन है क्या, 1 का 1 के साथ है क्या, नहीं। 1 का 1 के साथ है, सिमेट्रिक भी कट रही हो, वो तो क्यों ही को नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है। 1 का 1 के साथ है, नहीं। 1 का 1 के साथ है क्या, नहीं है 1 का 1 के साथ, तो हाँ सिमेट्रिक भी नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, पक्का नहीं है। 1 का 39 के साथ है, 1 का और 39 का है, परंतु 39 का 1 के साथ नहीं है। ये रहा एग्जाम्पल, नहीं होने का एग्जाम्पल। ठीक है, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव भी मिल ही जाएगा। ये ले लो, 10 20, 10 और 21, 20 और 1, 20 और 1 रिलेशन में है, और 1 और 39 रिलेशन में है, लेकिन 20 और 39 रिलेशन में नहीं है।
ये दो लगातार चीजें रिलेशन में है, परंतु तीसरी चीज रिलेशन में नहीं है। 20,1 है, 1,39 है, लेकिन 20,39 नहीं है, तो ये रहा ट्रांजिटिव नहीं है। तो सिमेट्रिक है, ये बात गलत है। रिफ्लेक्सिव है, ये बात गलत है। इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये बात गलत है। संक्रामक नहीं है, ये बात सही है। ठीक है, ये ले लिख। रियल नंबर आर में एक संबंध रो बनाया हुआ है। रियल नंबर के अंदर एक संबंध रो बनाया हुआ है। रियल नंबर आर में एक संबंध रो बनाया हुआ है। रो इस प्रकार से है कि x और y को घटाने पर या तो 0 आएगा या इरेशनल नंबर आएगा। चाहे तो 0 आ जाए चाहे इरेशनल नंबर आ जाए, दोनों ही बात सच है, तो संबंध माना जाएगा। संबंध की दो शर्तें, दोनों में से कुछ भी सही हो जाए, x माइनस वाई 0 आ जाए या फिर x माइनस वाई एक अपरिमेय संख्या आ जाए, इरेशनल नंबर आ जाए, अपरिमेय संख्या आ जाए। दोनों में से कुछ भी आ जाए चलेगा। तो अब इसकी कहानी क्या होगी? अब इसकी कहानी क्या होगी? सममित, समतुल्य, संक्रामक क्या है क्या नहीं है? ये वैसे सवाल है, देखो पहले भी आया था, अभी थोड़ी देर पहले, है ना। वो आया था x माइनस वाई बराबर 1 और एक आया था x माइनस वाई बराबर 0। तो समतुल्य में तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बात तो एक है ही ना। समतुल्य को तो ये संभाल लेगी, समतुल्य को तो ये संभाल लेगी, तो रिफ्लेक्सिव तो ये है ना। तो रिफ्लेक्सिव में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। समित, समित, समेत, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है क्या? मामला तो गंभीर है यार, सिमेट्रिक वाला मामला तो गंभीर है। हो मजेदार है यार, मजा आया। एक लेते हैं, 1 प्लस अंडर रूट 3 और 1 माइनस अंडर रूट 3, इन दो को लेते हैं, है ना। और ये क्यों यार, सिंपल ही मिल जाएगा, सिंपल हो जाएगा। नहीं, यही चलना पड़ेगा क्या? हाँ, यही। बैठेगा हाँ या ना? x माइनस वाई अपरिमेय संख्या, कोई दिख रहा है? कोई एग्जांपल यार, एग्जांपल नहीं दिख रहा। हाँ आएगा, सही है। अब इसको ऐसे तो नहीं, एग्जांपल प्रूफ कर लेते हैं, इसको प्रूफ करना ज्यादा आसान है। प्रूफ करना आसान है। अगर x रिलेशन y है और वो एक, मान लो k आ गया और k एक अपरिमेय संख्या है ना। अब इसको एग्जांपल, क्योंकि अगर सही होगा ना तो एग्जांपल मिलेगा भी कैसे, सोच के देखो। अगर आपको एग्जांपल नहीं मिल रहा है, इसका मतलब वो सत्य है, क्योंकि सत्य है तो एग्जांपल मिलेगा कहां से?
फिर तो हर बार ही सही होगा। गलत का एग्जाम्पल तभी तो मिलेगा ना जब वो गलत होगा। अगर कोई चीज गलत ही नहीं है तो इसका मतलब एग्जाम्पल कहां से मिलेगा? तो ये सही में जाएगा। x माइनस वाई अपरिमेय संख्या, तो y आर एक्स, वाई माइनस एक्स आएगा, y माइनस एक्स माइनस बाहर आ जाएगा और ये आपका x माइनस वाई हो जाएगा, यानी माइनस का k आ जाएगा। अगर ये अपरिमेय संख्या है तो माइनस k भी तो माइनस का चिन्ह लगने से थोड़ी बदल जाता है, अपरिमेय ही रहता है। इसका मतलब अगर x माइनस वाई अपरिमेय है तो y माइनस एक्स भी अपरिमेय होगा, यानी ये है। ठीक है ना? बिल्कुल भाई, संकर सम्मित है ये। संक्रामकता में फंस सकता है, संक्रामकता में चांस है भैया के। संक्रामकता में हम भाई साहब को फंसा सकते हैं। ये रहा 1√3 जो कि आपके रिलेशन में होगा, और √3 1 ये भी आपके रिलेशन में होगा, लेकिन 1,1 जीरो आएगा जो कि अपरिमेय नहीं आएगा, तो ये संक्रामक नहीं है। हाँ, संक्रामक नहीं में फंस गया ये, बट नॉट ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है। बढ़िया सवाल है। तो एक चीज याद भी रखिएगा, अगर एग्जाम्पल नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब हो सकता है कि वो सच हो। अगर आपको एग्जाम्पल काउंटर एग्जाम्पल नहीं मिल रहा है, हाँ, तो जीरो अपरिमेय संख्या नहीं है ना, जीरो परिमेय, जीरो परिमेय है। हाँ, तो आने तो जीरो, जीरो क्या दिक्कत है, जीरो परिमेय संख्या है। अच्छा, जीरो आ सकता है, अरे बाप रे, तो कुछ और बदल देते हैं। 2 ले लूं, ये लो 2 ले लो, अब चल जाएगा। अब 2 ले लो, हाँ, 1 √3 कोमा 2 1,2 ले लो, अब तो चल जाएगा। ठीक है ना? तो अगर कोई चीज का आपको एग्जाम्पल ना मिल रहा हो तो समझ जाइए कि वो सत्य है फिर, है ना, क्योंकि सत्य होगा तो एग्जाम्पल कैसे मिलेगा। अब जैसे इसके एग्जाम्पल हम ढूंढ रहे थे तो मिलता कहाँ से, अब ये सच है तो कहाँ से एग्जाम्पल मिलेगा? एग्जाम्पल जो गलत होगा उसका मिलेगा ना, तो जो गलत है ही नहीं उसका एग्जाम्पल कैसे मिलेगा? तो अगर आप कई देर माथापच्ची कर रहे हैं, एग्जाम्पल नहीं मिल रहा है, तो समझ जाओ कि वो सही है। फिर प्रूफ करके देख लो, क्योंकि कई बार कई चीजें प्रूफ से आसान हो जाती है ना। एग्जाम्पल सोचने में टाइम लग रहा है, तो प्रूफ करके देखा तो प्रूफ से पता चला कि हाँ ये तो सच है आराम से, क्योंकि जो x माइनस वाई को घटाने पर अगर k आएगा तो y माइनस एक्स को घटाने में माइनस k आएगा, तो k अगर अपरिमेय है तो माइनस k भी अपरिमेय होगा। तो इसका मतलब ये बात हमेशा सच होने वाली है, बिना मतलब में एग्जाम्पल ढूंढने का फायदा क्या? ये एक चीज, अगर r जो है वो a क्रॉस b का एक संबंध है और s जो है वो b क्रॉस c का एक संबंध है, तो SOR इनवर्स, SOR का मतलब होता है SOR को संयुक्त कर दिया जाए, कंपोजिट कर दिया जाए। इन दोनों रिलेशन को अगर कंपोजिट कर दिया जाए, संयुक्त कर दिया जाए, उसके बाद में इनवर्स निकाला जाए, दो रिलेशन को संयुक्त कर दिया जाए, कंपोजिट कर दिया जाए और उसके बाद में इनवर्स निकाला जाए, तो वो क्या होगा? तो ये बस रिजल्ट है डायरेक्ट, याद रख लो कि अगर SOR का इनवर्स हो तो वो बराबर होता है R इनवर्स OS इनवर्स। R इनवर्स को S इनवर्स के साथ संयुक्त कर दो, ये इसी रिजल्ट के बराबर आएगा, ये इसी के बराबर आएगा, R इनवर्स OS इनवर्स। थोड़ा सा एक संयुक्त संबंध कैसे बनता है ना, थोड़ा सा संयुक्त संबंध कैसे बनता है इसको समझ लो। SOR जब आप संयुक्त संबंध बनाते हैं, इसका मतलब ये होता है पहले आप R बनाएंगे और R बनाने के बाद फिर S बनाएंगे। पहले R बनाएंगे और जब R बन जाएगा तो S बनाएंगे। मतलब इस तरीके से, जैसे एक जोड़ा लिया आपने A से B का जो कि R में है, ले लिया, ये R का बन गया।
अब आर ने जो आपको दिया वो लेके आपको एस के पास जाना है कि भैया एस तुम बताओ तुम बी पे क्या दोगे। तो मान लो एस ने बी पर पी दिया तो ये एस से ले लिया, पहले आर से कोई संबंध उठाया, आर से कोई जोड़ा उठाया, मान लो ए बी है, आर से ए बी उठाया, फिर ए से बी आ गया, बी हमने एस को ट्रांसफर कर दिया, एस को कहा तुम देखो तुम बी पे क्या दोगे, तो एस के अंदर जाके देखा बी पे क्या आ रहा है, बी पे मान लो पी आ रहा है तो बी पे पी आ गया, तो फिर ये जोड़ा सीधा बन जाएगा डायरेक्ट ए पर पी का, ए कोमा पी, जिसको हम बोलेंगे एस ओ आर, संयुक्त संबंध। संयुक्त संबंध, ये आपका संयुक्त संबंध हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ ये बात? इस तरीके से ये काम करेगा। एस ओ आर, इस तरीके से आप जोड़े बनाते हैं। ये वैसे फलन में आएगा दोबारा, तो हम फलन में बात करेंगे इसके बारे में। संयुक्त फलन जो है ना, ये संयुक्त संबंध संयुक्त फलन से आता है, तो वहां पे ये सारी चीजें होंगी, तो वहां अच्छे से बात करेंगे। यहाँ पे तो अध कचरा सा काम हो जाएगा, तो वहां डिटेल में इसके बारे में चर्चा होगी, क्योंकि वहां तो इसका महत्व भी बहुत बड़ा है। ये हो ही गया, ये क्वेश्चन दोबारा आ गया। ये आपको पता ही है कि अगर दो संबंध तुल्यता संबंध हो, अगर R1 और R2 दो इक्विवेलेंस रिलेशन हो, तो आर यूनियन इंटरसेक्शन नहीं, आर इंटरसेक्शन जो होता है वो भी एक तुल्यता संबंध होता है। ठीक है, चलो बस इसी के साथ क्लास को विराम करते हैं। अब एक क्लास हमें नोट्स की लेनी है, इसकी एक क्लास हमें इसके नोट्स की लेनी है। सेट थ्योरी रिंग थ्योरी होगी पूरी, आपने समझ लिया, आप थोड़ा सा दोहरा लीजिएगा। इसके ऊपर रिवीजन क्लास एक दो तो शायद हो चुकी है पहले भी, और एक दो अभी और रिवीजन क्लास करवा देंगे, तो रिवीजन में भी ये चीज हो जाएगी। क्लास में हो ही चुकी है, रिवीजन में होगी, प्रैक्टिस शीट आप निकाल लो, और उसके बाद में एक टेस्ट इसका सेट्स एंड रिलेशन का आपको एक दो दिन में इसका टेस्ट भी अपलोड कर दूंगा, फिर टेस्ट दे देना। और एक नोट्स इसके लिखवाने हैं, तो या तो देखते हैं आज क्लास कर लेते हैं, या तो आज क्लास कर लेते हैं या कल क्लास कर लेते हैं, है ना। ये क्लास नोट्स की क्लास कर लेते हैं। निकाल ली शीट, बहुत बढ़िया, अरे वाह भाई शाबाश। हाँ तो नोट्स कह रहा हूँ ना, नोट्स की क्लास करवा देता हूँ। अब इसके नोट्स की क्लास करवा देता हूँ, सारे नोट्स आपको लिखवा देता हूँ। पढ़ तो लिया, समझ तो लिया, अब नोट्स लिखने में भी अच्छा लगेगा, क्योंकि अब चीजें आपको पहले से आई हुई है तो चीजें ज्यादा समझ में आएगी। अब पहले ही नोट्स बना लो, समझ में कुछ आया नहीं है तो क्या करोगे नोट्स का, तो अब नोट्स बना ले। तो कल क्या, चलो कल एक क्लास लगा के कुछ, और कल तो 26 जनवरी है यार, कल तो 26 जनवरी है, कल तो लड्डू खाऊंगा, कल तो लड्डू खाऊंगा। ठीक है चलो आज शाम तक देखता हूँ, है ना, आज शाम तक करते हैं फिर ना, कल का लाडू खाशा, काल लाडू खाशा भाई, काल तो लाडू खाशा। 15 अगस्त और 26 जनवरी वाले लड्डू का स्वाद ही अलग है, कल तो लड्डू खाएंगे। ठीक है चलो, ठीक है मिलते हैं आप लोगों से। तो एक क्लास शाम को शेड्यूल करते हैं नोट्स की।